तो आज हम जिस रस की बात करेंगे उसका नाम है वसंत मालती रस। औषधि कल्प वन के अंदर आज हम वसंत मालती रस पढ़ेंगे। वसंत मालती रस, तो ये जो रस है ये वसंत ऋतु की तरह मनुष्यों को बल देता है, इसलिए इसका नाम है वसंत मालती रस। मालती पुष्प की तरह ये खुशी देता है, वसंत ऋतु की तरह बल लाता है। और ये जो रस है ये धातुगत जीर्ण ज्वर का नाश करता है और मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। तो इसका जो रोगाधिकार है वो है ज्वर रोगाधिकार। सिद्ध भैषज मणिमाला ग्रंथ में रेफरेंस है ज्वर रोगाधिकार के अंदर। तो इसके घटक द्रव्य कौन कौन से रहते हैं वो बताया है। स्वर्ण मुक्ता, स्वर्ण भस्म रहेगी, मुक्ता भस्म रहेगी। च दरदम, दरद यानी कि हिंगुल, इसे ही चूर्ण पारद भी कहा जाता है। मरीचम, मरीच रहेगी। भाग वृद्धितः, ये जो है एक एक भाग की इसमें वृद्धि होती जाएगी। यानी कि अगर स्वर्ण एक भाग है तो मुक्ता दो भाग रहेगा, हिंगुल तीन भाग रहेगा और मरीच चार भाग रहेगी। खरपर है अष्टों, और जो खरपर है वो आठ भाग रहता है। तो इम्पोर्टेंट है ये, इसमें खरपर की भस्म डाली हुई है आठ भाग। खरपर जो है वो रसक का ही पर्याय होता है। रसक जो है हमारा एक महारस है और इसके अंदर जो है जिंक प्रेजेंट रहता है। तो ये पांच जो है इसके अंदर घटक द्रव्य हैं और इसमें भावना किसकी लगती है, नवनीत यानी कि मक्खन की भावना लगेगी। कला अंशम शात नवनीतम, ये जो हमने द्रव्य लिए हैं इनका जो है कला अंश यानी कि 1/16 पार्ट हमने नवनीत लेना है लगभग, और उसके साथ इसका जो है मर्दन करना है। और मेन भावना जो है इसमें नींबू स्वरस की रहती है, लगभग 95 नींबू जो है पर्याप्त रहते हैं। ठीक है, अगर मेन भावना पूछी जाए, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो हम नींबू स्वरस को ही प्रेफर करते हैं। तो मेन भावना इसमें नींबू स्वरस की रहती है। सभी द्रव्यों का जो है सूक्ष्म चूर्ण कर लेंगे, उसके बाद जो है नवनीत डालेंगे, उसका मर्दन करेंगे। मर्दन करने के लिए हमने जब नवनीत डाला तो वो जो है स्नेह युक्त हो जाता है, क्योंकि नवनीत जो है वो चिकना होता है। और उसका मर्दन हम तब तक करेंगे जब तक उसकी चिकनाहट खत्म ना हो जाए। जब उसकी चिकनाहट खत्म हो जाए तो 95 नींबू स्वरस जो है हम वो लेंगे। अब तक हमने जो भी घटक द्रव्य लिए हैं ये लगभग 20 तोला हो जाते हैं। अगर एक तोला से हम शुरू करें, स्वर्ण भस्म में अगर एक तोला लें तो ये सारी चीज़ें 20 तोला हो जाएंगी लगभग। उनके लिए जो है 95 नींबू का स्वरस पर्याप्त होता है। 95 नींबू स्वरस की भावना देंगे और दो दो रत्ती प्रमाण की इसकी गोलियां बना लेंगे। तो मात्रा इसकी दो गुंजा या दो रत्ती रहती है। श्लोक में भी यही बताया, खरपरे अष्टौ कला अंशम शात नवनीतम। नवनीत जो है वो कलांश लेना है। नींबू कई मर्दयेत तावत, नींबू रस से तब तक मर्दन करना है, यावद स्नेहो लयम व्रजेत, जब तक स्नेह खत्म ना हो जाए। मालती प्राक वस्तु अयम धातु ज्वरम जयेत, ये जिस प्रकार वसंत ऋतु में मालती जो है खिल जाती है उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये धातु ज्वर का नाश करता है और शरीर को जो है खिला देता है। मात्रा द्वय गुंजा, इसकी जो मात्रा है वो दो गुंजा रहती है, गुंजा द्वयो माना। और इसमें अनुपान क्या रहेगा, कणा मधु चमत्कृता। कणा जो है वो पिपली का पर्याय है, तो इसका अनुपान पिपली का चूर्ण और मधु रहता है। उपकरण और साधन कौन कौन से लगते हैं, इमाम दस्ता चाहिए होता है सभी द्रव्यों का चूर्ण बनाने के लिए, खलु यंत्र मर्दन करने के लिए, चम्मच इंग्रेडिएंट्स डालने निकालने के लिए, थाली जो है इंग्रेडिएंट्स रखने के लिए, वस्त्र जो है चूर्ण को छानने के लिए यूज होता है। रोगाग्नता की बात करें तो ये जो है हमारा जीर्ण ज्वर में, विषम ज्वर में यूज होता है। जीर्ण कास श्वास हो गया उसमें भी यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर मरीच डला होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो भी कफ जमा हुआ होता है उसे खींचकर बाहर निकाल देता है मरीज, तो इसी वजह से जीर्ण का श्वास में हेल्पफुल होता है। धातुगत जीर्ण ज्वर में काम करता है, क्षय में काम करता है। तो जो वसंत मालती रस है वो ज्वर के जीर्ण होने पर दिया जाता है। पहली बार का ज्वर हुआ है तो उसमें वसंत मालती रस नहीं दिया जाता है। सेवन काल क्या है इसका, दिन में एक बार या दो बार, खाने से पहले या फिर बाद में। काल मर्यादा इसका सेवन जो है 42 दिन तक हम करा सकते हैं, उसके बाद इसमें गैप देना ज़रूरी हो जाता है। कुछ दिन गैप करके दोबारा से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दुष्प्रभाव की बात करें तो विधिपूर्वक अगर इसका उपयोग किया है तो कोई भी इसका दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। देन फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन, इसके अंदर जो है स्वर्ण भस्म थी गोल्ड हो जाएगा, हिंगुल था चूर्ण पारद HgS हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मुक्ता भस्म के अंदर होता है, जिंक कार्बोनेट
जो कि हमारा खरपर के अंदर मिलता है, पिपरीन और पिपरेटिन जो कि मरीज में होते हैं। देन फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है मोड ऑफ एक्शन, कि ड्रग जो है वो किस तरीके से बॉडी में काम कर रही है। तो फर्स्ट इज द इम्यूनोमोड्यूलेटरी, इसके अंदर जो है गोल्ड भस्म डली हुई है जो कि हमारी टी सेल की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, डेंड्राइटिक सेल्स को मैच्योर करती है, बी सेल्स के ऊपर भी काम करती है। जो खरपर या फिर जिंक इसके अंदर डला हुआ है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा है एज अ सप्लीमेंट। जो वसंत मालती रस में जिंक प्रेजेंट होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। थर्ड इज कार्डियो प्रोटेक्टिव, इसके अंदर जो है मुक्ता भस्म डली हुई थी जो कि कैल्शियम रिच होती है, तो ये जो है कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है कैल्शियम की वजह से। फोर्थ इज दी नर्वाइन टॉनिक, इसके अंदर जो है कैल्शियम प्रेजेंट होता है कि जो कि नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। फिफ्थ इज दी एंटी बैक्टीरियल एक्शन, इसके अंदर जो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसमें मरीज है। मरीज जो है उष्ण तीक्ष्ण होती हैं, कटु विपाक वाली होती है, तो इसी वजह से ये जो है बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं। सिक्स इज दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बेनिफिट्स, ये जो फॉर्मुलेशन है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स पर काम करती है जैसे कि अग्निमांद्य हो गया, अरुचि हो गया, अपाचन हो गया, क्योंकि इसके अंदर मरीज प्रेजेंट है। इसी वजह से ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, कटु उष्ण तीक्ष्ण होती हैं। इट एक्ट्स एज एन एक्सपेक्टोरेंट, ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि इसके अंदर मरीज प्रेजेंट है। मरीज जो है कटु उष्ण तीक्ष्ण होता है, स्रोतों में चिपके हुए कफ को जो है बाहर निकालता है। कफ विलयन की इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। रिसर्च अपडेट्स इसकी देख लेंगे, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं हम। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ड्रग हमने इंटेक किया तो किस तरीके से बॉडी ने उसको यूज़ किया है, कैसे एब्जॉर्ब किया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे मेटाबोलाइज किया, कैसे एक्सक्रीट आउट किया, वो सारी चीज़ें फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आती हैं। इसके अंदर जो है 4 स्टेप्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर हमने एडमिनिस्टर की, वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में कैसे पहुंची, वो चीज़ है एब्जॉर्प्शन। तो ये जो हमारी फॉर्मुलेशन है इसे हम ऑरली लेते हैं और इसका एब्जॉर्प्शन जो है जीआईटी के थ्रू होता है। इसके अंदर हर्बल कंपोनेंट भी है जैसे कि मरीच हो गई, और इसके अंदर मिनरल कंपोनेंट भी है, इंगुल हो गया, स्वर्ण भस्म हो गई, ये सारी चीज़ें मिनरल ही हैं। तो जो इसके अंदर हर्बल कंपोनेंट्स हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करते हैं, जबकि मिनरल कंपोनेंट्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करते। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तब होता है जब हमारी बॉडी से ड्रग एडमिनिस्टर होने के बाद ब्लड स्ट्रीम तक जा रही होती है, तो उससे पहले ही उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, वो होता है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये जो है सिर्फ और सिर्फ हर्बल कंपोनेंट्स का होता है, मिनरल कंपोनेंट्स का नहीं होता है। सेकेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यूज और द टारगेट ऑर्गन्स। ब्लड तक हमारी एब्जॉर्प्शन के थ्रू पहुंच गई थी, ब्लड से फिर वो टिश्यूज़ तक जा रही है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हमारी फॉर्मुलेशन है ये सर्कुलेशन में जाने के बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती हैं। इसके अंदर जो एसिडिक कंपोनेंट है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगा, बेसिक कंपोनेंट जो है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि ये एक कार्बोमिनरल ड्रग है तो इसकी प्रोटीन के साथ बाइंड करने की एफिनिटी मैक्सिमम होती है। प्रोटीन के साथ ये टाइटली बाउंड हो जाती है, टाइटली बाउंड है तो इसका रिलीज जो है स्लोली होता है और ये हमारी बॉडी में लॉन्ग ड्यूरेशन तक बनी रहती है, लॉन्ग टाइम तक अपना एक्शन दिखाती रहती है। थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म और द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रग ने अपना काम कर लिया है, उसके बाद उसे जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। तो एक्सक्रीट आउट होने से पहले उसे जो है पोलर में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि किडनी उसको बाहर निकाल सके। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। Through metabolism, the non-polar component is converted into the polar component which can be easily excreted out by the kidney. It is the process of biochemical alteration of the drug. Metabolism जो है प्राइमरीली लीवर के अंदर होता है, यहाँ पर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें अनयूटिलाइज कंपाउंड्स में या मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हर्बल कंपोनेंट है वो फर्स्ट फेज मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्रॉस करता है और जो मिनरल कंपोनेंट है वो सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करता है।
तो मेटाबॉलिज्म जो है वो 2 फ़ेज़ में होता है, एक होता है फ़ेज़ 1 मेटाबॉलिज्म, एक होता है फ़ेज़ 2 मेटाबॉलिज्म। जो फ़ेज़ 1 मेटाबॉलिज्म है वो उन कंपाउंड्स का होता है जो कि बिल्कुल नॉन पोलर होते हैं। तो जो टोटली नॉन पोलर है उन्हें पोलर में कन्वर्ट किया जाता है फर्स्ट फ़ेज़ मेटाबॉलिज्म के अंदर। और जो मिनरल कंपोनेंट्स हैं उनका होता है सेकंड फ़ेज़ मेटाबॉलिज्म। जो हमारा फ़ेज़ 2 मेटाबॉलिज्म है ये उन कंपाउंड्स का होता है जो कि कुछ अमाउंट में पोलर होते हैं। तो इसके अंदर जो स्लाइटली पोलर कंपाउंड्स हैं उन्हें कम्प्लीटली पोलर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो मिनरल कंपोनेंट्स का होगा सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म, हर्बल कंपोनेंट्स का होगा फर्स्ट फेज मेटाबॉलिज्म। लास्ट स्टेप आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है मेनली यूरिन और फीसिस के थ्रू होता है, जो कि हर्बल मेटाबोलाइट्स होंगे वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। मिनरल मेटाबोलाइट जो हैं वो बाइल और फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा वसंत मालती रस है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।